बताए बेटा, बोलिए। बेटा डेमो क्लास का ऑप्शन में है, ठीक है। अच्छा ठीक है, बेटा रिकॉर्डिंग हो गई। वो चेक करो, स्क्रीन से नहीं आ रही है? मेरे में तो लाइव ही क्लास पे आ रहा है। लाइव क्लास पे ऑप्शन आ रहा है। बस ठीक। बहुत लाइट दिख रहा है सर। क्या ये? हाँ देखो, पढ़ने में आ रहा है, नहीं आ रहा है? बहुत लाइट है, उसको वहां से ब्राइटनेस करो, डाउन देखो। पढ़ने में दिख रहा है कि नहीं? बाकी तो हमें पढ़ना है, कोई दिक्कत हल्का नहीं। बस चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना, ताकि आप लोग चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना, ताकि आपको चीजें याद हो। जितनों को ट्रायल के लिए आना होगा वो आ जाएंगे, जो नहीं आते वो बाद में आराम से देखेंगे, कोई इश्यू नहीं। देखिए, आज हम करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। करंट अफेयर्स से रिलेटेड बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, और इसके बारे में हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जिसको नहीं पता वो बात अलग है, बट अगर आप करंट अफेयर्स को सीरियसली पढ़ते हैं तो आपको चीजें मिलती हैं। आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नॉन लीथल इक्विपमेंट्स की बात की गई है। नॉन लीथल मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो चाइना सर्वाइव करेगी। अभी तक क्या है, इंडिया जो थी वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती थी किसके साथ? मालदीव के साथ। मालदीव में पहले प्रो इंडियन गवर्नमेंट बैठती थी। जो प्रो इंडियन गवर्नमेंट बैठती थी, वो क्या करती थी, इंडिया के साथ अपने रिश्ते कभी खराब नहीं करती थी। अब जो सरकार माइचू साहब की बैठी है, वो चाइना की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है, और वो चाइना के साथ रिश्ते अच्छे कर रही है। जैसे कि आपको पता होगा, पिछले 2 से 3 महीनों में एक छोटी सी कंट्री ने भारत की नाक में दम कर रखा है। इसने सबसे ज्यादा हमको परेशान किया, किसी और ने इतना परेशान नहीं किया जितना मालदीव ने हमें व्यक्तिगत तौर पे परेशान कर दिया। अच्छा, मालदीव हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी रखता है, जिसके चक्कर में हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन हमारे लिए मालदीव की क्या है? मालदीव जो है इंडियन ओशन में, और इंडियन ओशन के आसपास की अगर सबसे बड़ी कंट्री की बात करें तो वो कौन सी है? इंडिया है। तो इंडिया के आसपास अगर कोई बड़ी कंट्री अपना कंट्रोल कंट्रोल करने की कोशिश करती है, तो क्योंकि इंडियन ओशियन से विश्व का 70% से ऊपर जो सामुद्रिक व्यापार है वो इंडियन ओशियन में होते हुए जाता है, बे ऑफ बंगाल होते हुए इंडियन ओशियन होते हुए जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सागर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और ये हमारे लिए क्या, विश्व के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो विश्व की कई ऐसी कंट्रीज है जो यहाँ पर क्या करती है, अपनी चीजों को रेगुलेट करती है। तो यहाँ पर कई सारी कंट्रीज ने अपने नेवल बेस बना रखे हैं, और यहाँ पर क्योंकि इंडिया के पास एक नेचुरल बैरियर है, तो इंडिया ने अपना भी कई जगह नेवल बेस बना रखे हैं, तो इंडिया को भी फायदा मिलता है। अब मालदीव ने रिसेंटली एक मिलिट्री असिस्टेंट एग्रीमेंट साइन किया है चाइना के साथ, मार्केटिंग a significant development in the diplomatic and the military relation between the two countries। अब ये क्या कर रहे हैं, आपके डिप्लोमेटिक रिलेशन बना रहे हैं, और दूसरा मिलिट्री रिलेशन, मतलब रक्षा संबंध बना रहे हैं, और आपसी संबंधों को सुधारने के प्रयास के लिए इन लोगों ने ये किया है। और ये फ्री नॉन लीथल मिलिट्री इक्विपमेंट बाय करेगा वहां से, और इसको चाइना मिलिट्री ट्रेन करेगी। अब दो चीजें दिखे यहाँ पे, जो लिखा है नॉन लीथल, मतलब जाहिर सी बात है, नॉन लीथल का मतलब ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो कि सेफ हो, ठीक है, जो कहीं ना कहीं क्लाइमेट को भी नुकसान ना दे, कोई न्यूक्लियर वेपन्स के ऐसी चीजें ना हो, और सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कही कि वो चाइनीज आर्मी इनको ट्रेन करेगी। अब यहाँ पर एक चीज आती है, इंडिया के 88 से नीचे के पर्सनल्स को इन्होंने भगा दिया।
और चाइना की पूरी पूरी आर्मी आके वहां पर ट्रेनिंग देगी। तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए सीरियस कंसर्न है कि भाई साहब आप हमको भगा रहे हो और दूसरे को यहाँ पर बुला रहे हो और उससे आप पूरे काम करा रहे हो। इसके बाद यहाँ के मिलिट्री असिस्टेंट एग्रीमेंट साइन किया गया, डिफेंस मिनिस्टर इनके हैं और चाइना के जनरल आए थे। इनकी फोटो अभी बीच में आपको शायद पीयूष सर ने दिखाई होगी, अगर नहीं दिखाई तो मैं कभी दिखा दूंगा। प्रेसिडेंट मिर्जो ने कुछ इनसाइट दी इस एग्रीमेंट की। इन्होंने कहा भारत और मालदीव हमेशा मिलिट्री कॉर्पोरेशन एक दूसरे के साथ करते हैं और कई सारे वेरियस फॉर्म में डिफेंस फोर्सेस और कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम लोगों की डिफेंस डील्स अच्छी हो और हम आने वाले टाइम पे और अच्छे रिलेशन में आए। अब नॉन लीथल वेपन्स क्या होते हैं? नॉन लीथल वेपन ना एग्रीमेंट के थ्रू आएंगे, जैसे टीयर गैस हो गए, पेपर स्प्रे हो गए, है ना, सिमिलर आर्टिकल वेपन्स हो गए, पैलेट गन्स हो गए, ये सारी चीजें इनको दी जाएंगी। और दूसरी बात ये है कि इंडिपेंडेंसी एंड ऑटोनॉमी की बात की जा रही है। इन्होंने कहा कि चाइना जो है हमारी इंडिपेंडेंसी और ऑटोनॉमी में कभी भी बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता। अगर कायदे से देखा जाए चाइना इंटरफेयर कर रहा है, पर मैथ्यू साहब कह रहे हैं कि ये नहीं करता, ये हमारे लिए ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है, हमको ज्यादा बेहतर रेगुलेशन देता है। तो इन्होंने सीधे कह दिया कि मिलिट्री और नॉन मिलिट्री वेपन्स में इन्होंने कहा है कि हमारी इंटीग्रिटी फ्रीडम मेंटेन रखते हैं, ऑटोनॉमी हमारी देखते हैं। तो इन्होंने कहा ट्रेनिंग जो चाइना देगा, ठीक है, मालदीव्स में, वो ये करेगा इनकी फोर्स को सेल्फ रिलायंस बनाएगा और अदर नेशन सपोर्ट कर पाएंगे। अब मालदीव में इन्होंने कहा इसको स्ट्रेंथन करने के लिए इन्होंने काम किया है। बट इससे क्या है, कंसर्न आ गया इंडियन मालदीव रिलेशन में, क्योंकि मालदीव ने शुरुआत से ही, जब से मैजू साहब बैठे हैं, सबसे मिर्जू साहब एक ही चीज बोल रहे हैं कि भाई साहब आपको हमसे दूर जाना पड़ेगा। तो वो इंडिया को हर तरफ से बाहर भगाते हुए जा रहे हैं। तो अगर हर तरफ से आप इंडिया को बाहर भगाते हुए जाओगे तो एक ऐसा टाइम आएगा जब इंडिया यहाँ पे रह ही नहीं जाएगा। तो अगर बच्चों इंडिया नहीं रह जाएगा तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। तो ये एक इशू यहाँ पर है जिसको हमें टैकल करने की जरूरत पड़ेगी, जो अभी हम कर नहीं पाए। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो इंडिया और मालदीव्स के मैप से आपको 2 से 3 चीजें सीरियसली पता चलेंगी। पहली ये पता चलेगी, पहले आपको ये पता चलेगी कि जो ये मैप आपके सामने है इसमें आपको ये दिखेगा, पहला ये दिखेगा कि देखिए ये इंडिया है, आप सबको पता है ये हमारा इंडिया है, मेरा भारत महान, सब है, सबके सब हैं बेईमान, वो बात अलग है, बट ये भारत है, भारत बहुत अच्छा है हमारा। भारत के आसपास ये जो चैनल है ये आप देख रहे हैं, ये मालदीव और हमें अलग करता है। और ऐसे जनरली ट्रेड भी कुछ इसी तरीके से जाता है, जैसे यहाँ से आता है, जब अफ्रीका से आता है ना, मान लीजिए इस जगह से आ रहा है, अब ये मालदीव होते हुए भी जा सकता है, ऐसे भी कई सारे ट्रेड रूट्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, ये इंडिया का आइलैंड है, मिनिकॉय, ठीक है, लक्षद्वीप, ये सारे हमारे आइलैंड्स हैं। तो इनमें ज्यादा दूरी नहीं है। इंडिया ने मिनिकॉय में भी अपना नया नेवल बेस बना लिया। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, चाइना अपनी मोनोपोली बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इस जगह उसने आइलैंड्स खरीद रखे हैं ऑलरेडी चाइना ने। चाइना क्या कर रहा है, चाइना यहाँ प्रॉपर मैनर में डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहा है। चाइना चाहता है कि यहाँ से हमें ज्यादा चीजें मिल जाए। तो अगर इन्होंने अपने नेवल बेस बना दिए तो इन्होंने क्या किया, अपने नेवल बेस बहुत सारी जगह पे बना रखे हैं। जैसे इन्होंने श्रीलंका में अपना नेवल बेस बना रखा है, यहाँ पे अपना नेवल बेस बना रखा है, ठीक है, इधर ऊपर साइड अपना नेवल बेस बना रखा है, इसके बाद इधर चले जाइए तो इधर अपना नेवल बेस बना रखा है। तो क्या पर्टिकुलरली ये कंट्री करती है, ये करती है कि अपने नेवल बेस कांस्टेंट बढ़ाती रहती है। तो इससे क्या होता है, इनके सैनिक अड्डे बढ़ जाते हैं। अच्छा, चाइना और इंडिया में डिफरेंस क्या है, चाइना जहां पर भी डेवलपमेंट करती है, तो चाइना जब डेवलपमेंट करती है तो वहां पे पीपुल रिपब्लिक आर्मी, ठीक है, जिसे PRA बोलते हैं और इसे PRCA भी बोलते हैं, ठीक है, चाइना आर्मी जो है वो वहां पे रख देती है और वो चाइना आर्मी ही उसको रेगुलेट और कंट्रोल करती है। तो कहीं ना कहीं चाइना अपनी आर्मी को मोनोपोली को बढ़ाने की कोशिश करती है और उस चीज को पूरी तरह आर्मी के रूल्स और चाइना गवर्नमेंट के रूल वहां चलने लगते हैं। तो एक तरीके से वो बेस जो है पूरा का पूरा चाइना रेगुलेटेड हो जाता है, वो कंट्री उसके लिए कुछ कर नहीं पाती। तो कहीं ना कहीं मालदीव जो अभी गलती कर रहा है वो डेब्ट ट्रैप पॉलिसी में फंसने की कोशिश कर रहा है, पूरी तरीके से ये डेब्ट ट्रैप पॉलिसी में फंसने की कोशिश कर रहा है। और एक ऐसा टाइम आएगा जो इनके साथ हो चुका है। आज अगर आप बात करें तो आज श्रीलंका बहुत कुछ बदल चुकी है अपना, और आज श्रीलंका वापस आ रही है इंडिया की। जो उसने गलती की थी आज उसे सुधार रही है, बट ये कंट्री अगर नहीं सुधारती तो इनको प्रॉब्लम होगी। तो आज कहीं ना कहीं मालदीव इन न्यूज इसलिए है क्योंकि ये चाइना की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है और चाइना के पीछे भाग रही है कि भाई साहब आप हमारे साथ आइए तभी हमें फायदा मिलेगा। अब यहाँ पर चैलेंज ये आता है कि भाई मालदीव वर्सेस इंडिया क्या चलेगा। अब हमको खुद नहीं पता कि क्या रियल में होना है और क्या नहीं होना, बट 90% चांसेस ये है कि इंडिया अपनी कोशिश बेहतर तरीके से ये कर रहा है कि इंडिया अपने आप को प्रॉपर रेगुलेशन में रखे,
प्रॉपर कंट्रोलिंग में रखे और प्रॉपर चीजें अपनी सही रखे। अगर ये अपनी चीजें सही कर सकता है तो वो कब कर सकता है, जब ये कोशिश करे कि ये मालदीव के साथ अपने रिलेशन अच्छे रखे, और मालदीव के साथ अपने रिलेशन अच्छे रखने के लिए कहीं ना कहीं हमें इनको प्लीज करना पड़ेगा। इनको प्लीज करने के लिए भाई हम कैमरे तो करेंगे नहीं, ठीक है, सारे कैबिनेट में भेज दिया हमने अपने जयशंकर को, कहा बेटा मिनी स्कर्ट पहनकर नाचो इनके आगे, तो ये तो भाई पॉसिबल है नहीं भाई साहब के आगे जाना, है ना। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कहीं ना कहीं बायोलैटरली बैठना पड़ेगा, और बायोलैटरली बैठ के हमको ये सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इनके साथ अपने रिलेशन अच्छे कर सकते हैं। याद रखिए, यदि मालदीव के साथ हम अपने संबंधों को अच्छा नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे साथ आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, एज ऑब्वियस सी होंगी। होने के कई कारण ये हैं कि अगर मालदीव जो इंडियन ओशियन में एक कंट्री है, आइलैंड कंट्री है, बहुत छोटी कंट्री है, और इंडिया इनको फ्री एड देती थी, मिलिट्री एड, ठीक है, फ्री वेपन्स, फ्री हेलीकॉप्टर सब सप्लाई करती थी। हमने इन्हें अपने वेपन्स फ्री में दे रखे हैं, तो जब इन्हें हमने अपने ही वेपन फ्री में दे रखे हैं तो भाई यार चैलेंजेस तो हमारे सामने हैं, बिल्कुल है। अब इन चैलेंजेस को हम रेगुलेट कैसे करेंगे, उस पर ये वीडियो था। क्योंकि नॉन लीथल वेपन्स अब चाइना बांट रहा है, आने वाले टाइम पे और आर्मी मिलिट्री वेपन्स देने लगेगा, क्योंकि मालदीव एक फ्री डेमोक्रेटिक नेशन है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया को क्या लगता है, उनको जो लगता है वो वही करेंगे। ठीक, अब हम आते हैं अगले आर्टिकल पे। अगला अगर आप आर्टिकल ध्यान से देखें तो ये है एबॉर्शन। देखिए, एबॉर्शन शब्द के बारे में बात करें तो इसको बोलते हैं गर्भपात। गर्भपात का मतलब क्या होता है, यदि कोई स्त्री, महिला, लड़की, कन्या, माता, बहन जो भी है, वो यदि चाहें और उनके पास कोई गर्भ है जो अवांछनीय गर्भ भी हो सकता है, मतलब जो नहीं चाहते थे, या शादी के बाद ऐसा गर्भ हो सकता है जिस टाइम पे वो लड़की तैयार ना हो मेंटली, तो वो अगर चाहे तो अपना गर्भपात या अबॉर्शन करा सकती है। अच्छा, ये क्या है, इसके लिए कंसेंट चाहिए। आज तक क्या पूरे वर्ल्ड में है, जैसे मान लीजिए एक महिला अगर अबॉर्शन कराने जा रही है तो उसको कंसेंट किसका चाहिए, अपने हस्बैंड का। अगर हस्बैंड नहीं है, बॉयफ्रेंड है, तो बॉयफ्रेंड को साथ जाना पड़ता है। द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर प्रेगनेंसी, गर्भ धारण के लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार है उसको जाना पड़ेगा। ठीक, तभी मेडिकल टीम करेगी, वो पूछेगी कि आप सहमत हैं कि ये गर्भपात हो, तो कहेंगे हाँ सहमत है, तब अबॉर्ट किया जाएगा, वरना अबॉर्ट नहीं करते हमारी कंट्री। अच्छा, अब इस पे बहुत दिनों से विवाद चल रहा है, विश्वव्यापी विवाद चल रहा है कि भाई साहब इसको सही करना चाहिए, ये ग्लोबली अच्छा नहीं है। तो पहली दुनिया की कंट्री बनी है फ्रांस, ध्यान रखिएगा, दुनिया की पहली कंट्री है फ्रांस, जिसने क्या किया है, अबॉर्शन को फंडामेंटल राइट्स में डाल दिया है। आज की डेट में राइट टू अबॉर्शन इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, आज इसको इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में ऐड कर दिया है। तो एक बहुत पॉजिटिव चीज है, और ये आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। बेटा जो भी पूछना हो क्लास खत्म होने के बाद पूछिए, अभी मार्क करके रख लीजिए। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर जो चीजें चल रही थी आपके राइट टू अबॉर्शन की चीजें हैं, अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, अबॉर्शन से रिलेटेड बहुत सारे पर्टिकुलर चैलेंजेस होते हैं जब भी आप अबॉर्शन की बात करते हैं। कभी कभार हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। एक महिला, मान लीजिए जैसे इंडिया में एडल्ट एज 18 साल है, पर अगर यूरोप में चले जाइए या अमेरिका में चले जाइए, वहां पर 14 साल के बाद बच्चों को पेरेंट्स निकाल देते या उनको सेल्फ इंडिपेंडेंस में डाल देते हैं। तो वहां पर एबॉर्शंस बहुत होते हैं, हेल्थ केयर इश्यूज बहुत होते हैं, यूटीआई इन्फेक्शंस बहुत होते हैं, ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस बहुत होती हैं। दे आर वेल अवेयर अबाउट दोज डिजीजेस, उनको सेक्स एजुकेशन बहुत अच्छी दी जाती है, बट उसके बाद भी वहां पर समस्याएं चलती हैं। तो ये समस्याओं के निदान के लिए एक सबसे बड़ा ऑप्शन है एबॉर्शन। एबॉर्शन कराने के लिए आपको लीगल परमिशन लेने की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। तो अगर कहीं से भी आपको लीगल परमिशन लेनी है तो आपके साथ इश्यूज हमेशा अवेक रहेंगे। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि अगर आपको हेल्थ इश्यूज किसी महिला के सही करने हैं तो आप एबॉर्शन को सीरियसली लें। फ्रांस ने हिस्टोरिकल मूव लिया था 4 मार्च 2024 को, इन्होंने स्पेशल ज्वाइंट वोट हुआ था दोनों हाउसेस में, जिसमें 780 वोट फेवर में पड़े थे कि जो एबॉर्शन है वो लीगल राइट होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में डाल दो। और इसमें भी 72 उसके अगेंस्ट आए थे जिन्होंने कहा नहीं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अमेंडमेंट से क्या होगा, गारंटीड फ्रीडम इन फ्रांस है, उसमें डिसीजन डाला गया, राइट टू एबॉर्शन जो है वो इनके साथ डाल दिया गया है, वुमेन का रिप्रोडक्टिव राइट्स है और उसे प्रोटेक्ट और अपहेल्ड किया जाएगा। मतलब महिलाएं अगर चाहें तो वो बच्चे को जन्म दे सकती हैं, अगर महिला ना चाहे तो उस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। इसके लिए कोई भी व्यक्ति मना नहीं कर सकता, याद रखिएगा। दूसरा, जितने बच्चे बैठे हैं, अगर कोई भी डाउट है ऑडियो खोलने से बेहतर है आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर दे, मैं उससे चेक कर लूंगा, उसके लिए बिल्कुल परेशान ना। इसके बाद यहां पर क्या है कि अमेंडमेंट हुआ है फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन में, तो याद रखिएगा राइट टू अबॉर्शन इज आर्टिकल 34।
राइट टू अबॉर्शन फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 34 एग्जाम में पूछा जा सकता है इस साल और अगले साल। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। आर्टिकल 34 है जो इसके लिए जुड़ा है। वुमेन को गारंटी दिया गया है कि अबॉर्शन वो करा सकते हैं। यह अमेंडमेंट इसलिए दिया गया है कि उनकी ऑटोनॉमी बनी रखे, वो अपने डिसीजन खुद ले सकें, ताकि वो अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, अपने भविष्य पे ध्यान दें, अपनी लाइफ पे ध्यान दें। तो फ्रांस में इस चीज को लीगल बना दिया गया है। याद रखिएगा, विश्व की पहली कंट्री है जिसने ये चीज की है, राइट टू अबॉर्शन को लीगल बनाया। लीगल हिस्ट्री अबाउट द अबॉर्शन इन फ्रांस। वुमेन हैव अ लीगल राइट ऑफ अबॉर्शन इन फ्रांस from 1974, harshly criticized at the time. Decision enshrined right to abortion in the constitution ताकि इनका लीगल प्रोटेक्शन और बढ़े। तो 1774 से वो उनका क्या है, वैधानिक अधिकार तो था ही, अब उसे क्या बना दिया हमने, संवैधानिक अधिकार में डाल दिया। इस वैधानिक अधिकार को आज हमने किस में डाल दिया है, संवैधानिक अधिकार में डाल दिया है। तो आज ये आपके लिए क्या हो गया, संवैधानिक अधिकार हो गया है। तो इसको हमने किस में डाल दिया बच्चों, संवैधानिक अधिकार में डाल दिया है। क्लियर है? तो अब क्या हो गया आपके लिए, संवैधानिक अधिकार हो गया। अब इसके बाद इसके लिए सपोर्ट फ्रांस में बहुत सारे लोगों ने इसको सपोर्ट किया है। ठीक है, बहुत सारी जो आपको पहली इमेज दिखाई दी, अगर आप ध्यान से देखें, रोड पे लोग आए थे, वुमेन ट्रस्ट की बात है, अबॉर्शन है, इसके लिए फ्रांस में बहुत दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा था कि हमको ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की तरह चाहिए। तो कई लोगों ने इस चीज को सपोर्ट किया है। तो एक बहुत अच्छी चीज है। वुमेन राइट एक्टिविस्ट ने भी ये बोला है कि भाई माई बॉडी माई चॉइस। बैकग्राउंड में उन्होंने लिखा मेरा शरीर है और मेरी खुद की पसंद है, मैं क्या करना चाहती हूँ, मुझे अबॉर्शन कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, इट्स माय बिजनेस नॉट योर्स। आपको इस चीज से मतलब नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरी पर्टिकुलर बॉडी है, मैं जो चाहूं वो करूं। तो इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की तरह हमने जोड़ दिया है, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए बनता है। ठीक। US Supreme Court decision, it is believed that a decision to enshrine the right of abortion in the France was partly influenced by the Supreme Court decision in 2022 reverse Roe v. Wade ruling, which has previously recognized women's constitutional right to abortion. The decision prompted activists in France. अब देखिए, यूएस का एक डिसीजन था जिसके चक्कर में इसको प्रॉम्प्ट करके हमने यहाँ पर लाए हैं और फ्रांस में इसको हमने लीगल हेल्थ राइट बना दिया है। अब इससे आपके लिए मेंस का एक क्वेश्चन आएगा, ये आएगा कि राइट टू अबॉर्शन इज द नेसेसिटेड राइट फॉर द फीमेल फॉर सिक्योरिंग द बेटर हेल्थ। राइट टू अबॉर्शन इज द नेसेसिटेड राइट फॉर द फीमेल टू हैव द बेटर हेल्थ। अब हिंदी में अगर बात करें, गर्भपात का अधिकार महिलाओं हेतु, गर्भपात का अधिकार महिलाओं हेतु उनके मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य हेतु एक नितांत आवश्यक अधिकार। आलोचनात्मक टिप्पणी करें और याद रखना इसमें एक कंटेस्ट और डालोगे, एक आवश्यक अधिकार। अब यहां पर क्या याद रखना है आपको, ये याद रखना है भारत में इसको लीगल बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। अब जब यूपीएससी पूछेगा डू वी कैन वर्क आउट टू मेक इट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, क्या हम इसको फंडामेंटल राइट में जोड़ सकते हैं, क्या हम इसको अपने फंडामेंटल राइट्स में जोड़ सकते हैं? आशीष जी मैसेज करिए, जो भी है क्लास के बाद बात करेंगे। याद रखिए मैंने सबको बोल दिया मैसेज ही करेंगे आप, क्लास के बाद हम आएंगे, डाउट के बात करेंगे, तब डाउट की बात करेंगे। ये क्वेश्चन आप 250 वर्ड में लिखेंगे, जो नहीं लिख पाया कोई बात नहीं, उसको बाद में उसको दे दिया जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं कोरल रीफ ब्लीचिंग की। ये बहुत इंपॉर्टेंट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। आने वाले टाइम में पीयूष सर आपको मेरे से बेहतर भी पढ़ा सकते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा, बट आज की डेट में क्वेश्चन है कोरल रीफ ब्लीचिंग है क्या, और ये किससे इतना बड़ा इशू क्यों बन रहा है, इतना बड़ा क्राइटेरिया क्यों है, इतनी बड़ी दिक्कतें इससे क्यों आ रही हैं। तो ये कोरल रीफ ब्लीचिंग हमको जरूर देखनी चाहिए। सबकी ऑन हो रही है क्या, दो बता दो उनको, लाइव लेक्चर में जाए, लाइव ऑप्शन में है, कॉल करके समझा दो। हर बच्चे को उन्हें बताना पड़ेगा, सबकी ऑन हो रही है, जिसको करना है वो क्लास कर पाएगा। लिंक से ही ओपन होगी और जब याद रखिएगा जब लाइव क्लास स्टार्ट हो जाती है उसके बाद आप लॉगिन बार बार करने की कोशिश करोगे तो चांसेस कम होते। ये हमारी गलती नहीं है, अगर 1 बजे का टाइम लिया गया। अब ये सब तो तुम देखो ना, मैं थोड़ी ना खोल के बैठूं बेटा, मैं तो पढ़ा रहा हूं।
अब यहाँ पे कोरल रीफ ब्लीचिंग की अगर आप बात करोगे तो कोरल रीफ ब्लीचिंग होती क्या है एक्चुअली, इसको आपको समझना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत जरूरी। पहले तो ये समझना है कोरल रीफ होते क्या, कोरल रीफ किस तरीके से सरवाइव करते हैं, और कोरल रीफ की हमारे एनवायरमेंट इकोलॉजी में क्या जरूरत है, ये क्यों है, इनको क्यों हमारे पास रहना चाहिए, ये हमारे लिए क्या काम करते हैं। तो आइए पहले हम कोरल रीफ के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट आर कोरल रीफ्स। अब कोरल रीफ्स दो चीजों पे डिपेंड रहते हैं, ये इमेज हर बंदा अपने दिमाग में भर लेगा। यहां पर क्या चलता है, गिव एंड टेक चलता है, ठीक है। यहां पर क्या चलता है, गिव एंड टेक चलता है, यहां पर एक क्लियर गिव एंड टेक है। ये जो आपको दिख रहा है, ये सुंदर सुंदर सा दिख रहा है कुछ, है ना, इसका नाम है क्या, एल्गी, जिसका नाम है ज़ूज़ैंथेली। क्या है, ज़ूज़ैंथेली। ये जो ज़ूज़ैंथेली है, ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है गिव एंड टेक, मतलब तुम मुझे कुछ दोगे, मैं तुम्हें कुछ दूंगा। ये क्या देते हैं, ये एल्गी इसको ऑक्सीजन देते हैं और फूड देते हैं। कोरल को ऑक्सीजन फूड कौन दे रहा है, ये पर्टिकुलर एल्गी दे रही है, क्लियर समझना। और ये एल्गी क्या ले रही है, सेफ शेल्टर, कह रही है तुम मुझे घर दो, मैं तुम्हें खाना और हवा दूंगा। तो कोरल क्या है, कोरल इन पर डिपेंडेंट है और ये इन पर डिपेंडेंट है। अब पहला क्वेश्चन आता है कि सर अगर एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम आएगी तो पहले कौन मरेगा, पहले एल्गी मरेंगे। अगर एल्गी मर गए तो इनका फूड ऑक्सीजन खत्म, स्लोली डे विल डिके। याद रखिएगा, कोई भी जानवर हो, पैरासाइट हो, बैक्टीरिया हो, रीफ हो, एनिमल हो, बर्ड्स हो, कुछ भी हो, उनके मरने के दो कारण, वायु, भोजन। इनका ऑक्सीजन और खाना कौन दे रहा है, ये दे रहा है, और ये ज्यादा कमजोर होगा। अगर एनवायरमेंट में चेंज होता है, अगर ओशियानी जो ओशियानोग्राफी है उसमें अगर कोई भी चेंज होता है, उसमें पॉल्यूशन बढ़ता है, लोगों का इंटरफेरेंस होता है, कोरल रीफ को आप ज्यादा रिमूव करते हो, ये मरना स्टार्ट, ठीक। और ये मरना स्टार्ट किए, ये ऑटोमेटिकली खत्म होने लगेंगे। तो याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये एक दूसरे के साथ रहते हैं। कोरल रीफ जो है लाइमस्टोन स्ट्रक्चर होता है, जब हजारों साल तक के रहते हैं। चीनी कोरल रीफ जो होते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाए जाते हैं, पहले इंपॉर्टेंट चीज है, ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाए जाते हैं। और ट्रॉपिकल क्लाइमेट में कोरल रीफ पाए जा रहे हैं और आज भी टिके हैं। तो आपको क्या हमने बताया, हमने पहले बताया ये इकलौती एल्गी है जो इसके लिए काम करती है। अगर ये एल्गी आपके पास है, आप सारे काम कर लेंगे। कोरल रीफ की लाइफ इन्हीं के साथ चलती है, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है ये लोग अपने रोल के लिए, ये चीज जरूरी है। इसके बाद अब बात आती है कोरल रीफ इंडिया में कहां कहां है। इमेज थोड़ी ब्लर होगी, बिल्कुल परेशान मत होना, इससे साथ में ला नहीं सकता, ठीक, क्योंकि जब बोर्ड पे जूम होती है तो दिक्कत होती है। इंडिया में कोरल रीफ एक है लक्षद्वीप के पास पाई जाती है, दूसरी कोरल रीफ आपकी श्रीलंका के जोन में पाई जाती है, और चौथी अंडमान निकोबार आइलैंड्स के पास पाई जाती है। तो हमारे यहाँ पर है जिन्हें एटॉल रीफ बोलते हैं, ठीक है। ये जो है, ये जो है, इसको पहले वाले को हम क्या बोलते हैं, एटॉल रीफ। अब ये आप समझ लीजिए यहीं पे, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, आप लोग अगर थोड़ा भी कंफ्यूज हो गया तो आपको दिक्कत होगी। ये जो है, ये पहला वाला, इसको बोलते हैं एटॉल रीफ। एटॉल रीफ्स का मतलब होता है जो कंप्लीटली रीफ से ही बना हुआ है, मतलब इसमें और कुछ है ही नहीं। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं, है ना, फ्रिंजिंग रीफ। फ्रिंजिंग रीफ का मतलब होता है जो किनारे पर आके एक्यूमुलेट होने लगती है। ये सब जो है, ये सब फ्रिंजिंग रीफ है। तो अगर आप एटॉल रीफ की बात करेंगे तो उससे लक्षद्वीप बना हुआ है, मालदीव बना हुआ है। ये किससे बना है, एटॉल रीफ से बना हुआ है, ठीक है। बाकी चीजें किससे बनी हुई है, बाकी चीजें आपकी फ्रिंजिंग रीफ है। तो ये फ्रिंजिंग रीफ का एरिया, ये फ्रिंजिंग रीफ का एरिया, और इवन इंडिया के आसपास भी फ्रिंजिंग रीफ पाई जाती है। तो आप ये नहीं कह सकते फ्रिंजिंग रीफ नहीं पाई जा सकती। धीरे से पढ़ाइए सर, मतलब क्या धीरे करें बताओ बेटा। हाँ, कि जिन बच्चों ने कोर्स एनरोल नहीं किया है वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। सब कर पा रहे बेटा, तो नए बच्चे ही डेमो लेक्चर में बैठे हैं, जिन्होंने एनरोल नहीं किया वही आए हैं। जो अभी नया वाला क्रैश कोर्स वाला बना है उसमें जाके देखें, उसमें मिल जाएगा बच्चों को। लैग हो रहा है,
लैग हो रहा है का मतलब क्या होता है बच्चों? इसमें बेटा क्या धीरे बढ़ाएं आप समझो। एटॉल रीफ जो होता है वो रीफ होती है जो पूरा का पूरा द्वीप जो है उस कोरल रीफ के मरने के बाद बनेगा। मतलब वो जो आइलैंड है वो सिर्फ और सिर्फ कोरल से बना हुआ है, कोरल रीफ आइलैंड बोलते हैं। तो एटॉल रीफ का मतलब है जहां पर टोटल टोटल कोरल रीफ हो, ठीक है, जहां शैवाल हो। बट एक और ऐसा होता है जो भूमि के आसपास पहले से एक आइलैंड होता है उसके आसपास एक्यूमुलेट हो जाता है, तो वो श्रीलंका का एरिया हो गया, इंडिया का बॉर्डर एरिया हो गया, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो गए। यहां पर कौन से रीफ पाए जाते हैं? फ्रिंजल रीफ पाए जाते हैं। ठीक। अब बात आती है सर ये ब्लीचिंग क्या होती है, कोरल रीफ की ब्लीचिंग क्या होती है? मैं कोरल रीफ के खत्म होने का क्या कारण है? ब्लीचिंग का मतलब होता है किसी भी चीज के, ठीक है, किसी भी चीज के खत्म होने की कोशिश, किसी भी चीज के समाप्त होने के लिए क्या आवश्यक है, या उसकी बात चले कोरल रीफ कैसे खत्म हो रहा है, हमारे यहाँ कोरल रीफ का अभाव क्यों हो रहा है, हमारे यहाँ कोरल रीफ क्यों जा रहा है, कोरल रीफ विश्व में क्यों कम हो रहे हैं, उसका कारण क्या है। तो ये वर्क कैसे करते हैं आपको मैंने बताया कि भाई यहाँ पर क्या है, वाटर जब वार्मर होता है कोरल रीफ एक्सपेल करते हैं बैक्टीरिया को, और धीरे 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 वो चलते हैं। बट जब फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते तो यहाँ क्या होता है, व्हाइट पोर्शन में आ जाते हैं, व्हाइट कलर के हो जाते हैं। अब कोरल रीफ मरते कैसे हैं इसको समझिए। कोरल रीफ जब मरते हैं जब पॉल्यूशन होने लगता है, याद रखिए कोरल रीफ पे मछलियां भी आराम करती हैं और वो उन बैक्टीरियाज को सॉरी उन एल्गीज को पैदा करने का कारण बनती है। जब पॉल्यूशन होगा तो फिशरीज मरेंगी, फिशरीज मरेंगे, बहुत कुछ बदलेगा। इसके बाद ओवर फिशिंग, जब बहुत ज्यादा मछलियां निकाली जाएंगी, बार बार मछलियां निकाली जाएंगी, बहुत ज्यादा मछलियां निकाली जाएंगी, तो एक इकोसिस्टम में डिसबैलेंस होगा। जब इकोसिस्टम में डिसबैलेंस होगा तो कोरल रीफ मरेंगी। दूसरा है, तीसरा है एसिडिफिकेशन। जब कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे बढ़ने लगेगी, जब हम पॉल्यूशन डालने लगेंगे, केमिकल्स डालने लगेंगे ओशन में, तो ओशन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बढ़ने लगेगा। और जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बढ़ने लगेगा और ऑक्सीजन खत्म होने लगेगी, तो एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम आएगा जब कोरल रीफ सर्वाइव नहीं कर पाएगी और वो मर के ऊपर आने लग जाएगी। और धीरे 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 क्या होगा, वो आइलैंड का रूप लेने लगेगी। बिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। जो आज लक्षद्वीप बना उसे बनने में कुछ नहीं तो कम से कम 1 करोड़ साल लगेगा। आज का नहीं है वो कि कहो आज सोए सुबह एक नया आइलैंड मिल गया, ऐसा नहीं होता। वो बालू से बनता है जो चाइना बनाता है, हम लोग नहीं बना सकते। ठीक। अब इसके बाद अब कोरल मरते कैसे हैं? जब स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है, हाई टेम्परेचर, एज द हाई टेम्परेचर पॉल्यूशन और चेंजेस इन द वाटर केमिस्ट्री दैट एक्सपेल्स किसको, ज़ूक्सेटेल, जो मैंने आपसे बोला था, जो इसका एल्गी है, अगर ज़ूसेंटैले जो है अगर वो खत्म होने लगा, मतलब इनका एल्गी खत्म होने लगा, तो इनका सर्वाइवल खत्म। पहला क्वेश्चन ये था कि हम जिस एल्गी की बात कर रहे थे, किस एल्गी की बात कर रहे हैं, हम इस एल्गी की बात कर रहे हैं। अगर ये मरने लगा, अगर ये भाई साहब मरने लगे तो ये भाई साहब अपने आप मर जाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल है, आप घर पे बैठे हैं, आपको भूख लग रही, ठीक, एक दिन मैंने आपको संलेखन कराया, दूसरे दिन में संलेखना कराया, तीसरे दिन में संलेखना कराया, तो आप जैन धर्म बन के मृत्यु को प्राप्त करोगे। तो इसके मरने का मतलब है इनका संलेखन होना। मतलब अब इन्हें धीरे धीरे खाना पानी ऑक्सीजन सब, पहले खाना छोड़ेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे, फिर आत्मा छूट जाएगी इनके जीवन। सेम चीज है, अगर केमिकल्स बढ़ते हैं, टेम्परेचर बदलता है, इकोसिस्टम बदलता है, तो सबसे पहले एल्गी खत्म होता है, और जैसे ही एल्गी खत्म होगा वैसे ही टेम्परेचर का चेंज हमें नुकसान करने लगेगा विदाउट डेथ। अब इसके बिना क्या होता है, कोरल क्या करते हैं, अपने कलर से व्हाइट हो जाते हैं। जैसे ही ये मरा वैसे क्या हुआ, सफेद। अभी तक क्या था, अभी तक भाई साहब जिंदा थे, ठीक है, जब तक ये जिंदा थे, जब तक इनका एल्गी जिंदा था तब तक ये अच्छे थे, कलर अच्छा था। अब जैसे ही एल्गी मरा कोरल मरना स्टार्ट कर देंगे। अब इनका फोटोसिंथेसिस बंद, इनकी लाइफ में फूड साइकिल खत्म। जब इनकी लाइफ की फूड साइकिल खत्म तो वे मरना स्टार्ट कर देंगे। ठीक। अब इसके बाद वो ज्यादा नहीं है। कोरल ब्लीचिंग डज नॉट नेसेसरी मीन द एंड ऑफ द रीफ। इसका मतलब ये नहीं है, कोरल ब्लीचिंग का मतलब नहीं है मर जाएंगे, व्हाइट होने का मतलब ये नहीं है दे आर डेड। अगर एल्गी वापस उस इकोसिस्टम में आने लगे तो ये रिसर्वाइव कर देंगे।
जैसे एक सूखता पेड़ और सूख चुके पेड़ में अंतर है, वैसे ही कोरल रीफ और डाइंग कोरल रीफ में अंतर। ये मर नहीं गई, मर रही है, तो इसको बचाया जा सकता। ठीक, हमको एल्गी को रिसर्वाइव कराना पड़ेगा। इसके बाद कोरल रीफ प्रोवाइड द होम एंड द सोर्सेज फूड फॉर काउंटलेस स्पीसीज फिश एंड अदर मैरीन क्रिएचर। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, कोरल रीफ कई फिशेस का होम है, कई ऐसी स्पीसीज फिशेस की हैं और कई ऐसे मरीन एनिमल्स हैं जिनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई मरीन क्रिएचर हैं जो इन पे डिपेंडेंट है, और अगर ये मरे तो ये भी मरे। कोरल रीफ कई फिशेस को बचाती है और कोरल रीफ पे कई फिशेस सोती हैं। अगर आज वो वाली कोचिंग होती और जब आप लोग नहीं आए थे तब वहां कोरल रीफ रियल वाले रखते थे और उस पर फिश होती थी, छोटी छोटी फिश होती थी एकदम हॉर्स टाइप की क्यूट सी, वो कोरल रीफ लाइव जिंदा थे, उनपे सोती थी। तो मरीन सेटअप में ब्लू लाइट डालनी पड़ेगी, आपको कार्बन का कंटेंट मेंटेन करना पड़ेगा, नाइट्रोजन का कंटेंट मेंटेन करना पड़ेगा, ऑक्सीजन का कंटेंट मेंटेन करना पड़ेगा। सुरेंद्र भाई वो खोल दो तो वो डाल देता है, ये रख। इसके बाद ये क्या करते हैं, कोस्ट लाइंस को प्रोटेक्ट करते हैं इरोजन से, स्टॉर्म से, एक वाइटल रोल प्ले करते हैं आपके क्लाइमेट को, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करने के लिए। ये भी क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रेगुलेट कर रहे हैं, कोस्टल एरियाज पे टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं, वहां पर आंधी तूफान आने से उसको बचा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट के लिए भी जरूरी है। कोरल रीफ आर स्टनिंग डिस्प्ले ऑफ बायोडाइवर्सिटी, नेचुरल ब्यूटी, एंड देयर लॉस वुड बी द ट्रेजिक फॉर द फ्यूचर जनरेशन। ये बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं, और अगर ये मरते हैं तो एक ट्रेजिक एंड होता है कई चीजों का। ठीक है, क्या होगा, एक ट्रेजिक एंड होगा। हाँ मुकुल सर बोले, हेलो मुकुल। हेलो सर बोला है, ठीक। और अगर कोरल रीफ जाते हैं तो कोरल रीफ जब जाएंगे तो इनके उस इकोसिस्टम पे बहुत लोग डिपेंडेंट है, एक नहीं कई लोग डिपेंडेंट हैं, तो कोरल रीफ पे डिपेंडेंसी बहुत जरूरी है। तो अगर कोरल रीफ पे हमारी पर्टिकुलर डिपेंडेंसी है तो हम इन कोरल रीफ को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, ये हमको याद रखने की जरूरत है। अब कोरल रीफ हमारे इकोसिस्टम में जरूरी क्यों है, टूरिस्ट एंड रिक्रिएशन। भाई आज आधी दुनिया क्या देखने जाती है, कोरल रीफ। आप अंडमान निकोबार क्या देखने जाते हो, स्कूबा डाइविंग, कोरल रीफ। आप लक्षद्वीप क्यों जा रहे हो, कोरल रीफ। आप मालदीव क्यों जा रहे हो, कोरल रीफ। तो एक टूरिज्म का बहुत अट्रैक्शन है, ये कोरल रीफ से आइलैंड बनता है। अच्छा रियल कोरल रीफ कैसे दिखती है, वो एकदम ऐसे शेड टाइप की होती है, लॉन्ग थिनी हेयर होते हैं, व्हाइट कलर के, ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं, आपको लगेगा कोई हवा चला रहा है, बहुत सुंदर लगते हैं। अगर आपने कभी लाइव कोरल रीफ नहीं देखा, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो मैं कभी आपको जरूर दिखा दूंगा, बट इट विल टेक टाइम। ठीक, रीस्टार्ट कर। इसके बाद फूड एंड फिशिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि फिश और सेल्फ फिश की जो लाइफ है उसको सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है, ठीक है, कोरल रीफ सस्टेन करेंगे तभी मिलेगी। अगर लोगों को खाना खाना है तो कोरल रीफ की सस्टेनेबिलिटी जरूरी है, क्योंकि इस पे कई सारी फिशरीज हैं। कोरल रीफ एक्ट एज द होम ऑफ, है ना, 25% ऑफ द ऑल मरीन लाइफ। समुद्र के अंदर जितने लोग रहते हैं उसकी 25% लाइफ इन पे डिपेंडेंट है। Though they covers less than 1% of the ocean floor, coral reef provide the habitat for 2.5 lakh known species। 2.5 लाख से ऊपर नॉन स्पीसीज को कौन प्रोवाइड कराता है फूड एंड शेल्टर, कोरल रीफ। और पूरे अर्थ मास पे कितनी है, सिर्फ 1%। कोरल रीफ 1% है, बट 2.5 लाख से ऊपर स्पीसीज को ये सर्वाइव कराती है, बहुत बड़ी चीज हो गई। ठीक, more than 40,000 species of the fishes and 700 species of the coral are there। ठीक है, कितनी कोरल की स्पीसीज हैं, 700। मैनी कोरल रीफ स्पीसीज येट टू बी डिस्कवर्ड, अभी भी और कोरल रीफ की स्पीसीज हैं जो हम ढूंढ नहीं पाए। देखिए समुद्र बहुत कंफ्यूजिंग जगह है, वहां पर हर बंदा जा नहीं सकता, एक समस्या है। कोरल रीफ क्रिएट करता है कई टीनी एनिमल्स जिन्हें कोलर प्लोप्स बोलते हैं। ये कोलर प्लोप्स जो होते हैं स्केलेटन होते हैं, ओवर टाइम जब ये जाते हैं तो एक रीफ हैबिटेट बना देते हैं, है ना, जो मरीन बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत जरूरी होती है। कोस्टल प्रोटेक्शन करते हैं, कोरल रीफ एक नेचुरल वेव बैरियर्स है, ठीक है, जो बीचेस को स्टॉर्म लाने से बचाते हैं। यहाँ पर स्टॉर्म नहीं आते, उसका कारण यही है। तो कोरल रीफ जो है ये जितने रेड मार्क आपको दिख रहे हैं उतनी जगह पे पाया जाता है। और इंपॉर्टेंट चीज है, कोरल रीफ पे बहुत सारी मेडिकेशंस भी बनती हैं, कई सीरियस डिजीज हैं
जिनकी थ्रेड को बचाने के लिए यू कैन यूज कोरल रीफ। अगर ये कोरल रीफ है तो आप कई सीरियस डिजीजेस को रेगुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कोरल रीफ, बायोडाइवर्सिटी, फूड रिसोर्सेज, टूरिज्म, है ना, प्रोटेक्शन फ्रॉम स्टॉर्म्स एंड द हाई ब्लीचिंग एंड मेडिकेशन, ये 5 पॉइंट्स हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाई कोरल रीफ सिक्योरिटी और द सेफ्टी और द प्रोटेक्शन ऑफ द कोरल रीफ इज नीडेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन काइंड, मानव जीवन की सुरक्षा हेतु कोरल रीफ की सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है, चर्चा करें। ठीक है, तो कोरल रीफ ब्लीचिंग क्यों होती है, कोरल रीफ क्या क्या सरवाइव करता है, इनसे रिलेटेड सारी चीजें आप एग्जाम के पर्पज से लिख डालेंगे। देखिए क्वेश्चन की तरह इसको मत लिया करिए, जो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं या आरएनडी की तरह लिया करिए। आप 50-50 वर्ड लिख लेंगे, व्हाट इज कोरल रीफ ब्लीचिंग, कोरल रीफ कहाँ पाया जाता है, कोरल रीफ आपको कितने बेनिफिट्स देता है, कोरल रीफ मेडिकेशन में क्या रोल प्ले कर रहा है, कोरल रीफ अदर जगह पे क्या रोल प्ले कर रहा है। अगर ये बेसिक चीजें आपको याद हैं तो आप अपना पेपर बहुत आराम से निकाल लेंगे, इसलिए कोरल रीफ ब्लीचिंग बहुत जरूरी है। कोरल रीफ की सुरक्षा या इसका संरक्षण मानव जीवन के संरक्षण के लिए नितांत आवश्यक। ठीक है, चर्चा करें। तो आपको याद रखना है इकोसिस्टम में बहुत सारी सर्विसेज हैं। अब ये जैसे स्लाइड है, अगर इसको आप याद कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा किसके चक्कर में कोरल रीफ मरती है। देख लीजिए, ये इकलौती स्लाइड आपको सब कुछ बता रही है। आपको ओवरफिशिंग बताई दे रही है ना, इमिशन ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट बताई दे रही है, ओवरफिशिंग बताई दे रही है, एसिडिफिकेशन बताई दे रही है, टूरिज्म बताई दे रही है। अब भाई टूरिस्ट जा रहा है, मानो नरेंद्र मोदी जाए, है ना, और कहे यार ये कोरल रीफ मुझे अच्छा लग रहा है, जिंदा वाला उखाड़ के तो मैं घर ले जाऊंगा, तो कोई मना करेगा, कहेगा साहब ले जाओ, आप ही का तो है। अब टूरिज्म में भी ये काम करते हैं, टूर एंड टूरिज्म जो चलता है वो भी क्या करते हैं, वो फालतू में कोरल रीफ को उखाड़ते हैं, पैसे से सब कुछ अलाउड है। कोरल रीफ को आज मार्केट में बेचा जाता है, लाइव कोरल रीफ मरीन सेटअप बनाने के लिए आती है। मैंने जब 6 लाख का सेटअप अपनी उस वाली ब्रांच में बनाया था, तो जो बैन कोरल रीफ है वो एक्वेरियम में रखे गए, बैन कोरल रीफ। तो आप समझ लीजिए वर्ल्ड में क्या नहीं हो रहा, इनका भी ट्रेड हो रहा है। लाइव कोरल रीफ, आपको डेड कोरल रीफ देखनी है, मेरे एक्वेरियम में आज भी पड़ी है, जो टेढ़ी मेढ़ी है वो रियल कोरल ही है, मर चुकी है, समुद्र के अंदर से निकला वो पत्थर, रियल समुद्र के अंदर से, बहुत हल्की होती है कोरल रीफ। तो ये कोरल रीफ देखने में बहुत अट्रैक्टिव, बट है तो एक एनिमल ना, आप एक तरीके से एक एनिमल की डेड बॉडी रख ले। सर कंटेंट के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कनेक्टेड है क्या? बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो कनेक्टेड नहीं है, बट हाँ रिसेंट जो एमसीक्यूज आ सकते हैं उनके बारे में बात होती है, बट वो रेगुलर क्लास में होती है, ट्रायल और डेमो क्लासेस में नहीं। ठीक, रेगुलर क्लासेस में जो टीचर्स है वो आपको हर चीज बताएंगे। डायरेक्ट तो नहीं खा सकते। कोरल लीफ को कुछ ऐसी मेडिकेशन प्रॉपर्टीज होती हैं कि उन्हें मेडिकेशन में यूज किया जा सकता है। याद रखिए समुद्र में पाए जाने वाले कई जानवरों को आप नहीं खा सकते, उसमें से कोरल रीफ भी है। कोरल रीफ को डायरेक्टली इनटेक तो नहीं करना चाहिए, पर अगर आप कर सकते हैं तो करके देख लीजिए। ठीक है, मैं तो नहीं कर सकता, आप लोगों का मन करे तो ट्राई कर लीजिए एक बार। ठीक है, अब कोरल किस किस को बचाता है, देखिए ये फिश है, इनकी की पूरी लाइफ कोरल रीफ पे डिपेंडेंट। ये जो नीचे दिख रही है कोरल्स हैं, इनके अंदर मछलियां छुपती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजर, न्यूट्रिशन, क्लीनिंग, ठीक है, हार्बीवोरस, पेस्ट कंट्रोल, कॉर्बीवोरस, शेल्टर, रीफ स्ट्रक्चर, ये सब कोरल करते हैं। तो अगर कोरल नहीं होंगे तो इन मछलियों का जीवन नहीं होगा। तो मछलियों को बचाने के लिए कोरल की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो ये आपको हमेशा के लिए समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे खत्म होता है हमारा अगला, यहाँ तक क्लियर। अभी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये जो ग्रीडी नेक्सस हैं, वो जो लालची लोग हैं ना जो पेड़ काटते हैं, कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है नैनीताल के पास, उत्तराखंड का सॉरी, वहां पे क्या हो रहा है, उस पार्क में बहुत सारे जो पेड़ हैं वो खतरे में आ गए। और अगर पेड़ खतरे में आएंगे, जो क्यूट सा जानवर बैठा है ना जिसको आप पाल सकते हो, दूध पिला सकते हो, आपको खाएगा नहीं। बहुत क्यूट जानवर होता है, बहुत सीधा होता है, ये किसी को नहीं मारता, नॉन हार्मिंग एनिमल है, आपको पता नहीं होगा तो मैं बता दे रहा हूँ। इसको आप गोदी में लेके बैठ सकते हो, कंधे पे रख के घूम सकते हो, ये कभी किसी को नहीं काटता।
ऐसे प्यार से प्यार भी करता है, पंजे मार देता है, गाल लटक जाता है, बट खाता किसी को, बहुत सीधा जानवर है। तो ये यहाँ रहते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। और बहुत सारा बाकी चीजें हैं, आप देखिए ये न्यूज में क्यों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट नेक्सस जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है, और बहुत सारे जो पेड़ हैं उनको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में काट रहा है और उनको फेंक दे रहा है किसमें, कचड़े में। भाई साहब, पब्लिक ट्रस्ट ने बोला है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में फ्लोरा मतलब कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेड़। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, ज्योग्राफी के टीचर को आपको बताना पड़ेगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड किस में आता है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, सेमी ट्रॉपिकल, किस जोन में है, और यहाँ पे कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। जैसे जब मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ाई थी तो मैंने जोन वाइज सारे पेड़ लिखवाए थे कि यहाँ ये मतलब। अब ये आपसे पूछा जाएगा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के आसपास के रीजन में कौन से पेड़ पाए जाते हैं, साल, सीमल, है ना, खरपत, शीशो, खैर, धाक, खैगन, बकली, बेर, बेल, बैम्बो, ठीक है, कनिंगम, जामुन, और उसके बाद कंजू, रोहिणी, पौला, साल, खेर, शीशो, बहुत ज्यादा विजिबल ट्रीज हैं जिम कॉर्बेट में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आप ये देखिए, आप बैम्बो ट्री यूज करते हैं कि नहीं, बैम्बो 90% जगह पाया जाता है। अगर आप इंडिया की बात करें, इंडिया के हर फॉरेस्ट में आपको बैम्बो जरूर मिलेगा, ठीक है, बांस का आपको सबसे ज्यादा उत्पादन मिलेगा। बट ये कहा जा रहा है कि भाई इसमें से इंपॉर्टेंट साल, खैर और शीशो, ये लकड़ियां जो है फर्नीचर के लिए भी यूज की जा सकती हैं, कई जगह प्रयोग में लाई जा सकती हैं। इसके बाद फ्योना की बात करेंगे। फ्योना में टाइगर है, लेपर्ड है, एलिफेंट है, चीतल डियर है, सांबर डियर है, हॉक डियर है, बार्किंग डियर है जो भौं करता होगा, उसके बाद वाइल्ड बोर है, इसके बाद लंगूर है, वाइल्ड पिग है, रेसूस मंकी है, जैकॉल है, रैबिट है, येलो थ्रोटेड मार्टिन है, ये सारे जानवर पाए जाते हैं भाई। तो जिम कॉर्बेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, ठीक है। रेप्टाइल में क्रोकोडाइल, घड़ियाल, किंग कोबरा, है ना, कॉमन कैरेट कोबरा, रसेल, है ना, वाइपर, रॉक पाइथन, मॉनिटर लेजर्ड, ये सब पाए जाते हैं। मतलब ये सारे घरेलू जानवर वही पाए जाते हैं। अगर आप कभी वहां घूमने जाएं तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बिंदास घूमिए, इनके साथ बढ़िया खाना पीना खाइए, इनके साथ पिकनिक बनाइए। अगर मन किया तो आप वापस आओगे, इनका नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप इसी फ्लोरा फ्यूरा में समझ जाओगे। तो जिम कॉर्बेट के लिए सुप्रीम कोर्ट ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, उसने कहा भाई साहब इन सबको मत मारो, इनको बचा ले जाओ, है ना। रिवर्स कौन कौन सी एसोसिएटेड है, ईस्टर्न पेरिफेरी में कॉर्बेट नेशनल पार्क इंटायरली फेड बाय किससे, कोसी रिवर, याद रखना। जिम कॉर्बेट के ईस्टर्न पार्ट में कौन सी रिवर आती है, कोसी। वेस्टर्न पार्ट में कौन सी आती है, रामगंगा। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, सोना नदी, है ना, पिलिन एंड मंडल, ये प्रोमिनेंट हाइड्रोलॉजिकल रिसोर्सेज बनाती है जिम कॉर्बेट की। तो 5 नदियां हैं जो इस जगह आपको सर्वाइव करा रही है। तो इन 5 नदियों को आप, इन 4-5 नदियों को आपको पूरी तरीके से याद रखने की जरूरत है। की फैक्ट, इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, ठीक है। इसको पहले हेले नेशनल पार्क बोला जाता था, इसको सर मैल्कॉम हेले ने ढूंढा था। 1956 में इसका नाम जिम कॉर्बेट बना दिया गया, है ना। वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन इंडिया का जिन्होंने सबसे पहले देखा था, इंडियन गवर्नमेंट ने इसका नाम फिर से कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया। हाईएस्ट पॉपुलेशन जो टाइगर्स की, जो हमारे सुंदर सुशील चीते हैं, वो सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, इस कॉर्बेट नेशनल पार्क में। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से रिलेटेड चीजें आपसे कुछ है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या, कोर्ट ने कहा है कि फैसिलिटीज ऐसी होनी चाहिए, नेचुरल एनवायरनमेंट उनका बना रहे, डिसइंटीग्रेट ना हो, प्रोटेक्शन रहे इंडेंजर्ड स्पीसीज का। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से कहा है कि आप कमेटी बनाइए, देखिए टाइगर सफारीज में कौन सा बफर ऑन द फ्रिंजेस एरियाज, कौन से बफर जोन वो होता है जहां पर मानव जाति और जानवर आपस में मिल सकते हैं, ठीक है, उसको छोड़कर और किसी एरिया में आप मिल नहीं सकते। और फ्रिंज एरिया कौन सा है, जहां पर कोई जा ही नहीं सकता। इसके बाद उन्होंने गाइडलाइंस डालने को कहा है कि सफारीज को क्या परमिट होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा इलीगल कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है उसको वहां पे तुरंत बंद करिए, कॉर्बेट नेशनल पार्क की कंडीशन बिगड़ रही है। तो उन्होंने कहा भाई वहां पर कोई भी इन इलीगल एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। कोर एरियाज और बफर एरियाज जो रिजर्व हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2006 में टाइगर को जो है कोर और क्रिटिकल हैबिटेट माना गया है, और बफर जोन में भी वही रहेंगे। तो भाई टाइगर का प्रोटेक्शन यहाँ पे बहुत जरूरी है। कोर एरियाज हैव अ लीगल स्टेटस ऑफ द नेशनल पार्क और अ सेंचुरी,
जो कोर एरियाज होते हैं उसे नेशनल पार्क या सेंचुरी का दर्जा दिया गया है, वहां पे मानव नहीं जा सकते। जी मैम आते हैं। इसके बाद बफर और द पेरिफेरल एरियाज मिक्स होते हैं, जहां पर फॉरेस्ट और नॉन फॉरेस्ट एरियाज होते हैं। यहाँ पर कई सारे योग आते हैं, जैसे हम लकड़ी बिनने जा सकते हैं, ठीक है, हम बेसिक चीजें अपनी लेने जा सकते हैं। यहाँ पे ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं बफर जोन में, हमेशा ध्यान रखना। बफर एरियाज फर्दर एब्जॉर्ब शॉक और द पूचिंग प्रेशर ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर एंड अदर वाइल्ड लाइफ एनिमल। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इनका शिकार भी हो सकता है, ठीक है, मानव जाति को बचाने के लिए इनको मारा भी जा सकता है, तो हम कोई भी कार्य कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक बच्चों। अब भाई अगला क्वेश्चन, और एक इससे रिलेटेड एडिटोरियल आर्टिकल हिंदू में आया था, बड़ा अच्छा है। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, जैसे बफर जोन की बात की तो अगला आर्टिकल उसी से था, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, द इशू ऑफ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया। अब ये क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है, सब लोग टेक्स्ट करना, मैं देखूंगा कौन कितना समझदार है। मुकुल सर भी करेंगे अगर बैठेंगे, बिकॉज़ ही इज वेरी वाइज पर्सन। ये बताइए, ये रोड सड़क के अंदर, ये रोड जंगल के अंदर जा रही है या जंगल के पास रोड है, या रोड के पास जंगल? दिस रोड इज इन जंगल और जंगल इज इन रोड। ये सड़क जंगल के अंदर जा रही है या जंगल सड़क पे आ गया? बेटा याद रखिए, जैसे एक उत्तराखंड में एक ट्रेजेडी चलती है कि सर मेरे घर पर लेपर्ड आ गया, सर मेरे घर पर चीता आ गया, सर मेरे घर में शेर आ गया। नहीं, आपके घर पे कोई नहीं आया, आपका घर तो वही है, आपके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आई है कि आपने घर उसके घर पे बना दिया, जब वो 15 साल बाद लौटा कह रहा है मेरा घर कहां गया। तो यहाँ पे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इसलिए हो रही है क्योंकि वो अपने पर्टिकुलर एरियाज को संभाल नहीं पा रहे, उनके पर्टिकुलर एरियाज में ह्यूमन पॉपुलेशन रहने लगी है, तो एनिमल का सर्वाइवल रेशियो घट रहा है। जी मुकुल सर बताएं। मुकुल सर ने सेशन छोड़ दी, चल ध्यान है, ठीक है, कोई दिक्कत। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ, और ये इशू कांस्टेंट चलता रहेगा, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये देखिए कितना सुंदर कॉन्फ्लिक्ट है। अब देखो, जानवर के साथ इंसान खेले तो अच्छा लगता है। अब इंसान की हाइट देख लो, जानवर की हाइट देख लो। जंगल रोड पे नहीं आ गया है, रोड के अंदर, रोड जंगल के अंदर चला जा रहा है, जंगल को काट के रोड बनाई गई है बेटिया, उल्टा बोल दे। रोड के ऊपर जंगल नहीं आ गया, जंगल के अंदर से रोड जा रही, तो गलती हमारी है। अब देखिए, ये तो होनहार बालक इनके साथ खेल रहे हैं। अब अगर मजाक मजाक में एक भी हाथी ने इनके ऊपर पैर रख दिया कि आओ फुटबॉल बनाए तुम्हें, तब क्या होगा? तो देखो, जानवरों के साथ खेलना हमेशा खतरनाक होता है, ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। अब क्या होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट होती क्यों है बिटवीन वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल में, क्यों होती है? निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस पीपल पे होते हैं, देयर रिसोर्सेज वाइल्ड एनिमल एंड देयर हैबिटेट। अब ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, आप सबको बता देंगे कि हमने जो किया है, हमने इनका एरियाज लिया है। जब हम इनका एरिया लेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट हो गई, और हमारे यहाँ क्या होता है, हम बॉर्डर के पास भी रहते हैं, एनिमल्स जहां रहते हैं उस जंगल के आसपास भी हमारे घर है, ठीक है। अब दादाजी रात को निकले, उन्होंने कहा बेटा वॉशरूम करके आ रहे हैं, वापस कभी आए नहीं। अब आप उन्हें ढूंढने नहीं जाते, आपको पूरे यकीन है कोई ले गया उनको वॉशरूम कराने। अरे शेर उठा ले गया, भालू उठा ले गया, चीतल उठा ले गया, अब तुम ढूंढने जाओगे रात को? सुबह फॉरेस्ट ऑफिसर को बताओगे सर कहीं डेड बॉडी भी ले लिया ना, वरना कोई बात। क्योंकि अगर आप जंगल के पास रहेंगे आपके पास खतरा तो रहेगी। आपके घर पे सांप नॉर्मल होंगे, लेजर्स नॉर्मल होंगी, डियर अगल बगल घूमते रहेंगे, आप पापड़ सुखाओगे बंदर खा जाएंगे, हर एक चैलेंज आपकी लाइफ का चलता रहेगा इस जगह पर, तो इसको आप बदल नहीं सकते। अब ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो है अलार्मिंग हो गया कई स्टेट्स में, जैसे महाराष्ट्र में ह्यूमन वाइल्ड लाइफ में डेथ हुई थी 86 2021 में और 105 2022 में। बताइए, अब ये कहा जा सकता है लास्ट डिकेड की अगर बात करेंगे तो हर साल 40 के आसपास लोग मर जाते हैं, किससे? जानवरों के प्रेम में। अब जानवरों से आपको अत्यधिक प्रेम है तो आप मरोगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पहली चीज, कारण क्या है? अब ये एग्जाम में पूछा जाता है, why there is the human animal conflict and what is the major cause of this conflict। मानव तथा जानवरों के बीच में, है ना,
कॉन्फ्लिक्ट का कारण क्या है, विवाद का कारण क्या है, तथा यह विवाद किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तो कॉन्फ्लिक्ट का पहला कारण है जनसंख्या बढ़ रही है। जब जनसंख्या बढ़ रही है तो हम उनकी वाइल्ड लाइफ की टेरिटरीज में घुस रहे हैं, और जब वहां घुस रहे हैं तो वो अपने रिसोर्सेज सोच रहे हैं। हैबिटेट और कॉरिडोर का जो एरिया वहां पर हम इलीगली रहने जा रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, उनके जरिए एरियाज पे जा रहे हैं। क्रॉपिंग पैटर्न बदल रहा है तो क्या कर रहा है, जब क्रॉपिंग पैटर्न बदल रहा है, वाइल्ड लाइफ एनिमल जो होते हैं कृषि की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर उन्हें भूख लगती है और कुछ खाना होता है तो हमारी तरफ आते हैं, तो वाइल्ड लाइफ एनिमल वहां जा रहे हैं। हैबिटेट उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसके चक्कर में एलियन स्पीसीज जो होती हैं वो इधर उधर जा रही है। इंडिया में मोर देन 700 प्रोटेक्टेड एरियाज है। हाउएवर 70% ऑफ एलिफेंट रेंजेस हैं, ठीक है, 40% ऑफ द लॉइन रेंजेस है, 35% ऑफ द टाइगर रेंजेस हैं जो आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज तो हमने बना रखे हैं, बिल्कुल मानते हैं, पर यहाँ पर भी ह्यूमन, ठीक है, इंटरफेरेंस बिल्कुल बैन नहीं है। यहाँ पर ह्यूमंस जाते हैं और आज भी लाइन्स को मारने के लिए भी इलीगल हंटिंग हो रही है, उनकी खाल बेचने के लिए, टाइगर की खाल बेचने के लिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप सबको नहीं पता होगा तो आपको बता दें, हाथी दांत। हाथी दांत को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइवरी। आइवरी जो होता है, आइवरी को यूज बहुत लोग करते हैं, आइवरी के कॉम्ब आते हैं, आइवरी की चीजें बनी आती हैं। और अगर आप अरुणाचल प्रदेश में चले आए तो वहां पे गेंडा होता है ना, एक सिंगी, उसकी सींगों को निकाल के कलाकारी की जाती है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास भी रखा हुआ है गेंडे का सींग, ठीक है। तो नक्काशी करके बेचा जाता है। तो मार्केट में क्या, एनिमल्स को मारना बहुत कॉमन है। किसके लिए? ह्यूमन शौक। शौक बड़ी चीज है, जानवर थोड़े हैं। अब जैसे एक बच्चे ने कहा कि सर हम कोरल खा के देखेंगे, अब एक कहे सर हम गैंडा खाएंगे, तो मारना तो पड़ेगा किसी को, ठीक। अब यहां पर ये चीज है। अब इकोलॉजिस्ट महादेव गडगिल सेट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 has enabled the atmosphere where wild animal can invade human habitation with impunity. He explained the optimal foraging theory of the ecology, which state that animal try to maximize nutrition intake while minimizing time, efforts and risk. अब जानवर क्यों इंसानों के पास आता है? उसको अपने खाने की नीड पूरी करनी और बिना रिस्क के पूरी करनी है। तो सबसे ज्यादा नॉन रिस्क के शिकार कौन है? हम। शेर आएगा, हम कहेंगे भैया हमको ना खाओ। उसको क्या पता तुम सॉरी बोल रहे हो कि क्या हम मारेंगे, वो काट लेता है तुम, फिर कहता है यार ये तो नमक वाला मीट है, अच्छा लग गया, अब वादम करो। अब आपके घर पे कुत्ता बिल्ली सब पले। पहले क्या था, उत्तराखंड में न्यूज आती थी कि जो टाइगर्स होते हैं वो कुत्ते नहीं खाते घर। फिर 2-3 सीसीटीवी कैमरे हैं जिसमें कुत्ते उठा के शेर खा रहा। शेर ने कुत्तों को भी नहीं छोड़ा, कहा मेरी न्यूट्रिशन नीड पूरी हो, भले कुत्ता घड़ियाल खरगोश गाय बिल्ली भैंस साढ़ जो भी मिले हम खाएंगे से। तो उनकी न्यूट्रिशन नीड में शिकार नहीं, बंधा बंधाया शिकार मिल गया आपको, तो आप काहे को जंगल में भागोगे हिरन के पीछे, अपनी कैलोरी एनर्जी वेस्ट करोगे? नहीं करोगे ना। अब वो क्या चाह रहा है, वो चाह रहा है कि अगर हमें इजी हंटिंग जोन मिल रहा है तो हम उनसे इजी हंटिंग जोन को पकड़े या नॉन इजी हंटिंग जोन को पकड़े, तो हम इजी हंटिंग जोन को पकड़ेंगे। तो यहां पे कॉन्फ्लिक्ट होगा इनके हिसाब से, महादेव गढ़गिल के हिसाब से। इसके बाद सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आप बेटर इन्फोर्समेंट कर दें, ठीक है, पॉलिसीज का। लोगों को बता दें कि भाई ह्यूमंस को वहां नहीं जाना चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन चलाएं, लोगों को बताएं। जैसे आज भी हमारे इंडिया में पता है क्या, काले भालू और भूरे भालू में अंतर होता है। जैसे हमें बचपन में एक कहानी सुनी है, आपने सुनी है ना, कि अगर भालू आए तो नाक बंद करके लेट जाओ, है ना, आपको मरा हुआ समझेगा। तो बेटा काला भालू समझता है, भूरा भालू मरे को भी खा जाता है। अब भूरे वाले भालू के आगे आप लेट गए मरा हुआ बन के, तो क्या वाह फ्री का खाना। तो ये डिपेंड करता है आपको एनिमल के बारे में पता है कि नहीं पता। जैसे हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है ना, हर एक स्नेक से डरते हैं। इंडिया में पाए जाने वाले 98% स्नेक पॉइजन लेस है, उनमें जहर है ही नहीं। बड़ा हर सांप से जहर, सांप 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 सांप। और आपको बता दें, इंडिया में स्नेक बाइट के पॉइजन से इतने लोग नहीं मरते जितने इस कारण से हार्ट अटैक आ जाता है कि मुझे सांप ने काटा, मर जाता। इंडिया में स्नेक बाइट से लोग नहीं मरते, हार्ट अटैक से मरते स्नेक बाइट के बाद। इंडिया में 90% आपके, तो 90% ऑन एवरेज मान लो हर पूरे स्टेट्स में, जहां पर आपको कोई भी स्नेक काटेगा आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपको जहर फैलेगा ही। एक पिक्चर आई थी नायक, याद है, अनिल कपूर वाली, जब वो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है तो सांप काट लेता है पैर में, कहते पता नहीं कुछ काटा, रानी का सांप, तो वो तब दौड़ता है सांप काटा सांप काटा सांप काटा, तो कहते गनीमत है नॉन पॉइजनस था, नहीं था तुम काटने लायक नहीं रहते। तो ये सब चीजें होती है। तो एनिमल्स के बारे में हमको पता होना चाहिए।
हमें इनके बारे में गाइड होना चाहिए, जनरल पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए, कैसे इसको कंट्रोल करेंगे, स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव होना चाहिए, पीपल जो उनके आसपास रह रहे हैं फॉरेस्ट के उनको बताया जाए कि उन पे प्रेशर ना आए, ठीक है, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट लैंड को किस तरह प्रॉपर मैनर में यूज कर सकते हैं, एनिमल्स उनका कभी कॉन्फ्लिक्ट या एनकाउंटर ना हो, इन सारी बेसिक चीजों को समझने की आवश्यकता आपके लिए पड़ती है। अब ये टुनुन टुनुन जो करता रहता है उसको हम बहुत डांटेंगे, ये भी जान लेना कि टुनुन टुनुन नॉट अलाउड। इसके बाद केरला में 5700 19% ऑफ नेशन वाइड पॉपुलेशन है, ठीक है, 30,000 2017 में थे वाइल्ड एनिमल पॉपुलेशन की, और एनिमल एलिफेंट जो है इन्होंने 2036 लोगों को इंडिया में मारा। केरला में 81 4% डेथ हुई बस। केरला में सबसे ज्यादा आती है, पर केरला में डेथ का रेशियो कम है। रीजन, पीपुल आर अवेयर अबाउट एलिफेंट्स, उनको पता है कि इनसे कैसे बचना है। हाँ, प्रोचर, तो उसमें इन्हीं को दिखाया गया है कि कैसे एनिमल्स को हंट किया जाता है ना। दे हैड केप्ट मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट अंडर कंट्रोल। हाँ, व्हाट हैज केप्ट, अब क्या है जिसने केरला में इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म रखा है? बाउंड्रीज बिटवीन वाइल्डनेस एंड द सिविलाइजेशन हैज मोस्टली स्टेड अनटेंज्ड इन रीसेंट ईयर्स। कई ऐसे रिसेंट ईयर्स हैं जिसमें बाउंड्रीज जो हैं कि ये जंगली लोगों का है, आप लोगों का, इंसान, वाइल्डर, सिविलाइज का मतलब ह्यूमन, ह्यूमन और एनिमल के बीच की जो बाउंड्री है उसको हमने अल्टर ही नहीं किया, उसको एज इट इज रखा है जो थी। तो उसको जब एज इट इज रखा है तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट के रेशियोज थोड़े कम हो गए। दूसरा क्या हुआ? चेंजेस इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कॉफी, पेपर एंड टी प्लांटेशन किया गया, है ना, वेयर जंबोज हैव लिटिल इंटरेस्ट। अब हाथी ना तो कॉफी पीता है, ना काली मिर्च खाता है, ना चाय पीता है। अभी गन्ने की खेती करो तो हाथी तुमको उड़ा उड़ा के मारे, तो वो खेती करने लगे जो हाथी से मतलब ही नहीं है। अब हाथी अगर सुर में काली मिर्च लेगा तो छींकते हुए भाग जाए, और चाय पी ली तो फिर रोजी आएगा, एक एक कप चाय पी ली, प्रॉब्लम है। तो जो हाथी नहीं पी रहे वो हम बेच रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं हो रही। इसके बाद जंबोस आर नेम्ड फ्रॉम देयर कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कबाली फॉर एग्जांपल इज एन एलिफेंट हु लिव इन द एथ्रेपिली जंगल इन त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट नोन टू अटैक और चेज ऑटोमोबाइल। अब ये जो कबाली हाथी है इसकी खास बात क्या है? अगर कोई गाड़ी जाती है तो उसका पीछा करता है, तो अगर कबाली हाथी दिख गया तो इंजन बंद करके खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब उनको पता चल गया ना कबाली, इस डिस्ट्रिक्ट में कबाली हाथी है, तो वहां पे ट्रक तेजी से नहीं भागेगा क्योंकि आगे और हाथी आ जाएंगे, अब रुक जाओ, इंजन बंद कर दो, जब वो जंगल पार कर जाए तब रोड से निकल। तो क्या आपको अगर उस पर्टिकुलर एनिमल के फीचर्स पता है तो आप यहां पर उसको टैकल कर सकते हैं। अब केरला डिसीजन टू डिक्लेयर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट एज अ स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर। अब इन्होंने ये कहा कि भैया अगर कुछ भी होता है तो स्टेट ऐसे स्पेसिफिक डिजास्टर है। अगर जानवर किसी इंसान पर अटैक करता है तो स्टेट की इनकेपेबिलिटीज है उसको कैप्चर करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए। ये स्टेट में फायर जो फॉरेस्ट रेंजर्स हैं, जो अदर लोग हैं, उनका काम होना चाहिए वो कितने एक्टिव और कितने अवेकेंड है इन चीजों को लेकर। अब एवरी टाइम जब ह्यूमन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये नहीं होता है कि भाई जानवर ही अकेले रिस्पॉन्सिबल है इंसान को मारने के लिए, कुछ गलतियां तो इंसान भी करते हैं, नहीं करते, करते हैं। तो भाई यहां ये कहा जा रहा है कि इसको देखना है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ वार्डन, ओनली वन सच पोस्ट इन द स्टेट इज द ओनली अथॉरिटी टू टेक अ कॉल ऑन द वाइल्ड एनिमल वीकिंग हैवॉक टू द ह्यूमन सेटलमेंट। अब यहाँ पर वाइल्ड लाइफ पे डिसीजन है कि भाई उस जानवर को मारेंगे कि नहीं मारेंगे। जैसे क्या होता है, अगर एक शेर ने दो इंसानों को मार दिया, इंसान कहते हैं इसको मार डालो, क्यों मार डालो बेटा, रिकॉर्डिंग का टाइम तो नहीं खत्म हो रहा, देखिए, ठीक है, क्यों मार डालें इसके बारे में तो हमें पता होना चाहिए, अगर मार डालें तो क्यों मार डालें, क्लियर। इसके बाद वंस द इशू इज अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो वो देखेंगे इनका प्रोटेक्शन कैसे करना है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, नो कोर्ट एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर और कोई भी इसके बारे में कोई डिसीजन नहीं लेगी, ठीक। इसके बाद एक्ट ये कहता है कि यहां पर अगर डिजास्टर है नहीं है इसका डिक्लेरेशन करने का काम हमारे, ठीक। अब जीनोम सीक्वेंसिंग एक अलग लेक्चर है जिसके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। अब आपके जो भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने को तैयार हूं। अब आप लोग क्वेश्चन पूछिए, चलिए पूछिए, बंद कर दो बेटा। कैमरे बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं।
हाँ बच्चों, आप पूछो क्या पूछना है। कितने डाउट थे आप लोगों के? नाउ यू आर अलाउड टू आस्क। अब पूछना स्टार्ट करो। मुकुल, यू कैन रिलैक्स नाउ। अब जो बच्चे चाहें वो पूछ सकते हैं। जी बेटा पूछिए, आप पूछिए। अभी तक आप लोग को मौका नहीं दिया था ना, इसीलिए मैंने कहा था क्लास के बाद आराम से बैठेंगे। अब जितनी बातें करनी है आप लोग करिए। बढ़िया खाने चाय तक बातें करते रहेंगे हम लोग, कोई दिक्कत। पूछिए। स्क्रीन भी बंद। अच्छा रहेगा। बोलो बेटा। चलो पूछना स्टार्ट करो जल्दी जल्दी। पूछिए बच्चों। चलिए पूछना स्टार्ट करिए। मैं आपको बताऊं फटाफट। वो रख दिए भैया ने अंदर। तब से नहीं था, मैं भी बंद करके आई, गेट भी खुला है, केबिन भी खुला है, अब बैठ के चाबी दे दो। तो रखवा दो, भैया है तो अंदर। मैंने जीतू भैया से बोला था सुना भैया से बोल दो, भैया रखवा देंगे। जो रखवा के फिर अपना काम करो। जी बताएं बच्चों, पूछें। जिसको जो डाउट है पूछ डाले जल्दी जल्दी। नहीं पूछना, चलिए कोई बात नहीं। जब कोरल रीफ की क्लास चल रही थी तब क्या कर रही थी बेटा? कोरल रीफ एक मरीन एनिमल होता है जो एक फंगस पे अपनी लाइफ को, एल्गी पे अपनी लाइफ को जीता है। ये कई सारी फिशरीज के लिए एक चीज होती है। लाइमस्टोन टाइप के स्ट्रक्चर इसके होते हैं। जब ये मर जाता है तो लाइमस्टोन टाइप का व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे व्हाइट कोरल रीफ कहते हैं। जब वो जिंदा होता है तो येलो कलर का होता है। नहीं, ब्लैक पैंथर पूरी तरीके से लुप्त नहीं हो चुके। कई जगह ब्लैक पैंथर वर्ल्ड वाइड आज भी पाए जाते हैं। अब ये नहीं कह सकते कि सारी तरीके से ब्लैक पैंथर खत्म हो चुके हैं। आज भी कई जगह ब्लैक पैंथर अवेलेबल हैं। अब आप लोग क्वेश्चंस लिखिए, आंसर्स करिए। कोई भी दिक्कत होगी तो आप आराम से पूछिएगा, ठीक है। और अगले संडे को हम लोग करंट के लिए मिलेंगे। बाकी बहुत जल्दी 6 बजे से शाम की आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें इंडियन सोसाइटी का फ्रेश लेक्चर स्टार्ट होगा। तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाएगी।